स्प्रिंग फोर्स के बारे में सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? इफ यू हैव अ स्प्रिंग विच इज टाइड विद अ रिजिड वॉल, डायग्राम से मैच करने की कोशिश करो जो मैंने बोला है। एक वॉल है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर हमने लगाया एक ब्लॉक। स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ, तो जो ब्लॉक की पोजीशन है उसको क्या बोला जाएगा? मीन पोजीशन, सेंटर। यहाँ से अगर मैंने ब्लॉक को खींचा राइट में, तो स्प्रिंग उसको कहाँ पर खींचेगा? लेफ्ट में। और अगर मैंने ब्लॉक को धक्का दिया लेफ्ट में, तो स्प्रिंग दबेगी, तो दबी हुई स्प्रिंग ब्लॉक को किधर धक्का देगी? राइट में। और उस स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आप कांस्टेंट डालेंगे, कांस्टेंट इज के, जिसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फिर फोर्स कांस्टेंट। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर। इतना अब तक पढ़ा हमने। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपस में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये भी हमने पढ़ा। एंड उसके बाद हमने देखे कॉम्बिनेशंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग के रिप्लेसमेंट से जब आप एक नई स्प्रिंग करोगे, रिप्लेस करोगे, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट? 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर ढेर सारे स्प्रिंग होंगे तो करते जाओ 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। और वहीं पर जब दो स्प्रिंग पैरेलल में लगते हैं तो उस वक्त क्या होगा? k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2 प्लस k3 सो। ये करेक्ट है? दैट इज व्हाट वी लर्न। दूसरी चीज, जब आपके स्प्रिंग्स सीरीज में होता है, सीरीज में एक के नीचे एक, तो दोनों पे लगने वाला लोड सेम, बट दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। और वहीं पर जब दोनों स्प्रिंग पैरेलल लगेंगे तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट फोर्स दोनों पे कैसा लगेगा? अलग अलग लगेगा। डू यू गेट इट? ठीक है। टुडे इसी स्प्रिंग को पढ़ेंगे, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस इज द सीलिंग। यहां पर एक लगी हुई है स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे लगाई मैंने एक पुली, यहां पर एक ब्लॉक जिसका मास m, एक और ब्लॉक जिसका मास 3m। आर यू गेटिंग इट? आपसे दो चीजें पूछी हैं। फर्स्ट, फाइंड द रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब। दूसरा, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये स्प्रिंग कितना लंबा होने वाला है। अभी तक ये नेचुरल है, ठीक है, और पुली का खुद का कोई वजन नहीं है, बट पुली पर इस तरफ m और इस तरफ 3m का वजन है, और यहाँ पर आपकी स्प्रिंग है। तो आपका ये जो स्प्रिंग है वो कितना लंबा होगा, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। और दूसरा क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का वेइंग मशीन देखा है आपने, रद्दी वाले के पास रहता है, तो दे हैव दिस मशीन जिसके अंदर डेफिनेटली क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है और नीचे ना एक हुक होता है। यहाँ पर आप हुक पे कोई भी वजन लटका दो तो ऐसा नीचे आएगा और फिर वहां पर आपको रीडिंग दिखती है, पता है आपको? तो ये रीडिंग कितना करेगा? अब आपको देखने में क्या लग रहा है, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है 3m। चलो नंबर ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 5 kg एंड दिस इज हाउ मच, 15 kg। तो टोटल वजन आपको कितना लग रहा है? 20 किलो। आपको देखना है कि स्प्रिंग आपको क्या वजन दिखाने वाला है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। एंड दूसरा क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। आपका स्प्रिंग बड़ा कितना होगा, आपको वो निकालना है। डू यू गेट इट? पक्का? ओके। एंड एक और क्वेश्चन सिमिलर वे इस तरह से दिया है, फ्रॉम द सीलिंग यू हैव अ पुली, इसको यहां पर ऐसे बांध दिया, गेट इट? और लेट्स से यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg,
ये 15 kg वापस है, बट इस बार यहाँ पर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे 15 kg है. डू यू गेट इट? ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में? श्योर? ओके. सेम यही दो चीज वहां पर भी निकालनी है. फाइंड द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरा क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग. डू यू गेट इट? लेट्स सी हाउ डू वी टैकल दिस. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप जहां पर भी स्प्रिंग दिखे आप उसको एक नॉर्मल स्ट्रिंग समझो, रस्सी, और सॉल्व कर दो. तो इस क्वेश्चन को अब मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे. स्प्रिंग को मैंने एक नॉर्मल रस्सी समझा, स्ट्रिंग. आर यू गेटिंग इट? यहां पर क्या है, 5 kg. यहां पर क्या है, 15 kg. डू यू गेट इट? ओके. क्या करोगे अब यहाँ पर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना. 5 kg डाउनवर्ड 50, 15 kg डाउनवर्ड 150. ऊपर आएगा टेंशन टी, यहाँ पर ऊपर आएगा टेंशन टी. ये 15 किलो, ये 5 किलो, डेफिनेटली ये जाने वाला है नीचे. इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर. आर यू गेटिंग इट? ओके. तो आप ये एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में. ओके. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर आप 15 किलो की बॉडी को देखोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, 150 माइनस टी इज इक्वल टू 15 है. और इसको देखकर इक्वेशन क्या लिखोगे, टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5. फिर वो दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगे. जब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे, वीडियो देखते देखते आप ये खुद से करना, तो आपका एक्सेलरेशन का सिचुएशन आएगा, इट इज गोइंग टू बी 100/20. आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आएगा आपका एक्सेलरेशन. आर यू गेटिंग इट? नाउ हियर अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक. आप भी इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, दो इक्वेशन लिखने विखने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात है. 5 किलो को नीचे कौन खींच रहा है, और 115 किलो को नीचे कौन खींच रहा है. ये वाला 50 ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला 150 उससे उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है. तो देखने में क्या दिख रहा है कि 50 भी नीचे, 150 भी नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, बट काम उल्टा कर रहा है. आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? दिस 50 is trying to do what? Pull the 5 kg downward. And this 150 is trying to do what? Pull the 15 kg downward. तो है दोनों नीचे, बट काम उल्टा कर रहे हैं. अरे यार, ये बोल रहा है कि इस तरफ चलो और वो बोल रहा है इस तरफ चलो. आर यू गेटिंग इट? तो एक्चुअली दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. आर यू गेटिंग इट? और मैं एक सिंपल फॉर्मूला हम 100 बार यूज कर चुके हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स इज हाउ मच, 150 माइनस 50 इज 100. अरे यार, अपॉन टोटल मास 5 और 15 20. सॉल्व किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको ये एग्जाम में स्ट्राइक होता है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ये वाला काम कर सकते हो. अगर आपको डर लग रहा है तो फिर आपको नॉर्मल मेथड पता है, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. डू यू गेट इट? ओके. यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया. अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन. टेंशन कैसे निकलेगा, ये देखो, इसका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, बट हाउ मच इज ए, 5. तो उस हिसाब से अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया, टेंशन क्या आएगा, 75 न्यूटन. आ रहा है समझ में? मैं वापस कह रहा हूं, अगर आपको ये डायरेक्ट निकालने नहीं आता तो आप चुपचाप इक्वेशन लिखो, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपका आंसर यही आएगा. आर यू गेटिंग इट? अच्छा. अब ये जो टेंशन है ये कितना आया, 75. और ये वाला टेंशन भी कितना आया, और ये दोनों टेंशन लगे इस रस्सी पे. आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर भी तो एक रस्सी है, इस रस्सी का टेंशन माना जाएगा 2T. कितना माना जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पे टेंशन है ऊपर T, तो यहाँ से एक टेंशन ऐसा भी तो आएगा ना, ये भी तो T है. यहाँ से एक टेंशन आएगा 75, तो एक टेंशन ऐसा भी तो आएगा, ये भी तो T ही है. आर यू गेटिंग इट? अब आपकी पुली को देखो ना, पुली को नीचे कितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ T, इस तरफ T, 2T, बट क्या पुली नीचे आई, इसका मतलब क्या,
ऊपर एक टूटी था, जिस टूटी ने इसको बैलेंस किया, तो पुली के ऊपर टेंशन कितना है, आई मीन ये वाली स्ट्रिंग पे, बट मुझे पता है ये एक्चुअली कोई रस्सी नहीं है, वो स्प्रिंग है। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, जो यहाँ का टूटी था, और टूटी कितना है 150। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे टी इज 75 नो, सो टूटी इज हाउ मच? तो ये जो टूटी है ना, यहाँ पे आपने इसको रस्सी समझ के सॉल्व किया है, एक्चुअली थोड़ी वो रस्सी है, वो तो स्प्रिंग है। तो जो ये टूटी है वो यहाँ कर क्या बनेगा, स्प्रिंग फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना है 150। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? एंड इफ स्प्रिंग फोर्स इज 150, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मतलब स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स कितना है 150 न्यूटन। 150 न्यूटन मतलब 15 केजी। आर यू गेटिंग इट? तो जब अगर ये मूव करेंगे ना, तो आपका स्प्रिंग बैलेंस आपको असली वजन नहीं दिखा पाएगा। आ रहा है समझ में? एक्चुअली कितना वजन है वहां पे, 20 किलो। 5 किलो का ये ब्लॉक, 15 किलो का ये ब्लॉक, टोटल तो 20 किलो थे। 20 किलो मतलब 200 न्यूटन आना चाहिए था। तो आपके स्प्रिंग को क्या रीड करना चाहिए था, 200 रीड करना चाहिए था, बट ये कितना रीड कर रहा है 150। 150 न्यूटन इज द रीडिंग, एंड 150 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, तो सिर्फ 15 किलो रीड कर रहा है वो। आर यू गेटिंग इट? ऐसा कम क्यों हुआ, मुझे तो दिख रहा है ना 15 किलो और 5 किलो, 20 किलो होना चाहिए था, 15 क्यों आ रहा है? ये और ये रेस्ट पे अगर होते तो सही दिखाता। कैसे, वो देखते हैं। अब मान लो हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों रेस्ट पे रहे। अरे पुली है ना, पुली है तो क्या हो रहा है, जो हैवी है वो नीचे जाएगा ही जाएगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। बट मान लो मैं यहां से इन दोनों को ऐसे ऐसे पकड़ के रखता हूँ रस्सी को, अरे गेटिंग इट? अगर आपने पकड़ के रखा होता तो यहाँ पे नीचे कितना 50, ऊपर क्या आता रस्सी पे टेंशन, और ये टेंशन किसके बराबर होता 50 के बराबर। यहाँ पर होता 150, ऊपर आता टेंशन, और वो होता 150 के बराबर। तो ये 150, अभी आप ये सोचोगे सर ये रस्सी पे 50 दिखा रहा है, ये रस्सी पे 150 दिखा रहा है, बट आप तो बोलते थे कि दोनों रस्सी पे टेंशन हमेशा, पूरे रस्सी पे टेंशन सेम रहेगा। हाँ बट यहाँ पे मैंने पकड़ के भी तो रखा है ना, तो मैं इसको अपने नेचुरल स्टेट पे छोड़ ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग इट? अगर देखो, अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो चलने लगेगा, चलने लगेगा तो वजन कितना दिखा रहा है फिर 15 केजी। मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा होता तो यहाँ पर 50 होता, ये टेंशन आता 50, यहाँ पर 150 होता, ये टेंशन आता 150, तो ये 150 और ये 50 दोनों मिलकर कितना होता 200, तो ऊपर भी 200 होता, तो आ जाता है यहाँ पे 200 न्यूटन, तो यहाँ पर आ जाता 20 किलो। आर यू गेटिंग इट? बट ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या ये 5 किलो का ब्लॉक और ये 15 किलो का ब्लॉक कभी भी रेस्ट पे हो सकते हैं? अभी आपने पुली के साथ बांधा है और एक ही रस्सी से जोड़ा है, तो इधर उधर तो होगा ही, दोनों में से कोई एक तो भारी होगा, कोई एक तो हल्का होगा। चलो मान लो एक नया एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी 5 किलो है, ये भी 5 किलो है। अब मैं बोल सकता हूँ ना कि देर आर चांसेस कि दोनों मूव ना करे। अरे इधर भी 5 किलो, इधर भी 5 किलो, तो ये 5 किलो नीचे 50, ऊपर टेंशन 50, ये भी 5 किलो है, नीचे 50, ऊपर टेंशन 50, 50 50 100, ऊपर क्या दिखाएगा तो 100 न्यूटन, तो रीडिंग क्या आएगा 100 न्यूटन 10 केजी, और सच में 10 केजी है भी। बट एग्जैक्ट आंसर मैच कब हुआ, ये मैच तब हुआ जब बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। इफ द ब्लॉक्स स्टार्ट मूविंग, योर स्प्रिंग विल नेवर शो द एक्चुअल वेट। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि आपका स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, वो रीड करता है स्प्रिंग फोर्स को। वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्या लिखोगे, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, स्प्रिंग फोर्स पूछा गया। डू यू गेट इट? और अगर आपसे स्प्रिंग फोर्स पूछा गया है तो स्प्रिंग फोर्स मतलब ऊपर लगने वाला टेंशन। अब ऊपर वाला टेंशन कितना आएगा, ये दोनों टेंशन के बराबर। वो टेंशन ही आप कहां से निकालते हो, एक्सेलरेशन से तो निकलता है वो। आर यू गेटिंग इट? एंड इफ द बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग, यू कांट एक्सपेक्ट कि दिस इज 5 केजी, दिस इज 15 केजी, टोटल हो गया 20 केजी, तो यहाँ पर आएगा 20 किलो। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ओके तो अभी फिलहाल
आपका रीडिंग कितना दिख रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे? 15 किलो ही दिखा रहा है। गेट इट? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग? ये स्प्रिंग जो है कितना लंबा होगा, ये आपको पूछा है। कितना लंबा होगा? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? 150 न्यूटन। अब मान लो मुझे आपको के की वैल्यू देनी पड़ेगी ना। मान लो मैंने आपको के दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, तो के इज हाउ मच? 100 टाइम्स एक्स। दिस जीरो एंड दिस जीरो गेट्स कट। गेट इट? कितना हो गया? एक्स इक्वल टू 1.5 मीटर। आपकी स्प्रिंग इतनी लंबी होगी। डू यू गेट इट? पक्का? ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन 1। यहाँ पर देखते हैं सेम क्वेश्चन। क्या पूछा आपसे? फाइंड द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। मैंने क्या बोला? जहां पर भी आपको स्प्रिंग दिखे आप उसको क्या समझो? नॉर्मल स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन तो अब ऐसा हो गया, दिस इज 5 kg एंड दिस इज 15 kg। तो अच्छा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया ना। चलो लेट मी जस्ट चेंज द नंबर, लेट्स से दिस इज 3 kg एंड दिस इज 7 kg। ऐसे जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंट एग्जाम्पल, एक 3 किलो ले लेता हूँ मैं, एक 7 किलो ले लेता हूँ। एक्सेलरेशन निकालने का अभी मैंने एक तरीका बताया। क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन आप क्या कर सकते हो? यू राइट द नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये फॉर्मूला आपको पता तो है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? इस तरफ लग रहा है 30, इस तरफ लग रहा है 70, तो फोर्स कितना है? 40। अरे 70 माइनस 30 ना। और यहाँ पे स्टूडेंट एक ही जगह पे कंफ्यूज होता है कि सर ये भी नीचे ये भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन तो सेम था। सेम डायरेक्शन था तो आपको ऐड करना चाहिए था। आप ऐसे मत देखो, आप देखो ये वाला 30 इस तरफ मोशन करवा रहा है और ये वाला 70 इस तरफ मोशन करवा रहा है, तो दोनों का नेचर उल्टा है। आर यू गेटिंग इट? तो नेचर उल्टा है तो सब्ट्रैक्ट होगा 40। टोटल मास कितना? 7 और 3 10। ये कैंसिल हुआ, आपका एक्सेलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेट इट? नाउ इफ योर एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको अभी क्या निकालना है अगला क्वेश्चन में? आई मीन अगले स्टेप में टेंशन। ये देखो ना, नीचे 30, ऊपर टेंशन, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो क्या लिखते आप? -30 is 3a, but a is how much? 4, so 3 into 4 12, 12 plus 30 42। तो आपका टेंशन कितना आता? 42 न्यूटन आता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब एक्सेलरेशन और टेंशन डायरेक्ट निकालने नहीं जम रहा तो हीरोगिरी करो मत। आपको बेसिक्स आते हैं, दो इक्वेशन लिखने का, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। पहले एक्सेलरेशन मिलेगा फिर टेंशन मिलेगा, आप वही मेथड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ओके फाइन। फॉर नाउ टेंशन का वैल्यू इज हाउ मच? 42। तो ये टेंशन 42 है, तो यहाँ पर भी ये जो टेंशन आया वो भी तो 42 आया ना। बट यहाँ पर स्प्रिंग नहीं थी, यहाँ पर एक्चुअली क्या है? अरे यार, ये जो टेंशन आया 42, वो टेंशन इज नथिंग बट व्हाट? स्प्रिंग फोर्स। आर यू गेटिंग इट? और स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या? आपका पहला क्वेश्चन क्या? फाइंड द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? व्हाट इज द रीडिंग? 42 न्यूटन। मतलब कितना? 4.2 kg। तो यहाँ पर भी देखो स्प्रिंग इधर। आर यू गेटिंग इट? एक्चुअली नीचे वजन कितना था? 7 किलो था, बट वो 7 किलो नहीं दिखा पा रहा। वो कितना दिखा रहा है? सिर्फ 4.2 kg दिखा रहा है। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? इसमें कोई डाउट है? पक्का? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो एक्चुअल वजन नहीं दिखा पा रहा है। तो आप देखो ना, यहाँ पे ऊपर ये जो आपने 42 लिखा वो क्या है? टेंशन है। अगर ये 7 किलो का बॉडी ऐसे लगा होता तो नीचे क्या था, ऊपर क्या था? टी। तो आप बोल देते ना टी इज इक्वल टू 70। तो जब 7 किलो की बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में, तो आपको टेंशन उसके वेट के बराबर ही दिखाएगा। बट यहाँ पे इज दिस 7 kg बॉडी at rest? Is this in equilibrium? This is moving. But is this moving with constant velocity? No, this is accelerating. अरे यार, अब अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो हमने वो लिफ्ट वाले एग्जाम्पल पढ़े हैं,
ऊपर एक्सेलरेशन g प्लस है, नीचे एक्सेलरेशन g माइनस है, एक्सेलरेशन 0 तो सिर्फ g। ये क्या कर रहा है 7 किलो का बॉडी? अरे ये तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है मतलब क्या, g माइनस है, g की वैल्यू 10, a कितना आया 4, 10 माइनस 4 6 इंटू 7, इसीलिए 42 आया। अरे आ रहा है समझ में? वापस देखो, अगर 7 किलो का बॉडी रेस्ट पे होता, एक ही रस्सी से चुपचाप बांध दिया, ना ये ऊपर जा सकता है ना ये नीचे जा सकता है। नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है? तो आप क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू 70। ऐसी परिस्थिति में आप बोल सकते हो कि भाई ऊपर का टेंशन कितना, नीचे के वेट जितना। आर यू गेटिंग इट? लेकिन ये वाली परिस्थिति जैसी नहीं है। यहाँ पे आपने 7 किलो की बॉडी को मोशन से रोका है, बट यहाँ पे तो ये मूव हो पा रहा है ना। इज दिस नॉट अलाउड टू गो डाउन? ये अलाउड है ना कि भाई आपको नीचे जाना है, जाओ। क्या होगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। आप 2 मिनट के लिए स्प्रिंग भूल जाओ यार, जा रहा है कि नहीं नीचे। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने वाला है या एक्सेलरेट करेगा? और वो एक्सेलरेशन तो आप निकाल चुके हो ना। अब कोई भी बॉडी जब नीचे एक्सेलरेट करती है तो बॉडी पे लगने वाला टेंशन फोर्स बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो, क्या होता है, g माइनस है। ऊपर एक्सेलरेशन में g प्लस है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो सिर्फ g। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। अरे यार इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसा है, 0, तो नीचे सिर्फ क्या लिखोगे, mg, m 7 g 10 मल्टीप्लाई किया 70। इस केस में क्या हो रहा है, अरे ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, और नीचे ये देखो, ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है और कितने से हो रहा है, 4 से हो रहा है। ऊपर आपने मान लो टेंशन लिखा T, दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो क्या आएगा टेंशन बोलो, m g माइनस ए। g कितना, तो 10, a कितना 4, 10 में 4 गया 6, और मास 7, टेंशन कितना आया 42 न्यूटन। तो ये जो टेंशन है वो लगेगा किस पे, स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग रीड क्या करेगा 42 न्यूटन। 42 न्यूटन मतलब क्या, 4.2 kg। आर यू गेटिंग इट? स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आता है, बोलता सर ये स्प्रिंग के नीचे तो 7 किलो लगाया ना, तो स्प्रिंग को 7 पढ़ना चाहिए। अरे स्प्रिंग 7 पढ़ लेता कब पता है, इधर इधर पढ़ लेता वो। क्यों, एक्सेलरेशन नहीं है ना, तुम्हारा टेंशन कितना आता 70, वही टेंशन इसका स्प्रिंग फोर्स बनता। यहाँ पे वो बराबर 7 किलो रीड करेगा, यहाँ पे वो 7 किलो रीड नहीं कर सकता। आपको आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रहा है? पक्का? ओके। एंड व्हाट एल्स यहां पर भी ये एप्लीकेबल है। अगर 7 किलो का बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है 4 से, तो 3 किलो का बॉडी भी तो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है 4 से ही। ऊपर एक्सेलरेट होना मतलब g बिकम्स g प्लस है। g कितना 10, a कितना 4, 10 और 4 14, 14 इंटू 3 42। तो इसका भी टेंशन कितना है, अरे 43 सा 42 ना, तो ये टेंशन भी कितना आ रहा है 42। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप समझोगे फिजिक्स में वही गिने चुने 2-3 ही कॉन्सेप्ट है, सब घूम फिर के उधर ही आ जाता है बार बार। आ रहा है समझ में? 70% ऑफ फिजिक्स न्यूटन के 3 नियम पे सॉल्व होता है, अगर आपको सही से सोचना और सही से अप्लाई करना आ गया तो। और ये सही से सोचने के लिए और सही से अप्लाई करने के लिए लगती है ढेर सारी प्रैक्टिस और क्लास में 100% अटेंशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, एनीवेज आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया? अब बोर्ड पे बहुत ज्यादा खिचड़ी हो चुकी है, क्या लिखोगे क्या नहीं वो आपको वीडियो देखते देखते रियलाइज हो जाएगा। मैनेज कर लो अभी खुद से। डू यू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चन? अच्छा दूसरी चीज, उस क्वेश्चन में ये रह गया ना, व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग? एक्सटेंशन मतलब क्या, spring force is equal to kx. What is the spring force? Spring force 42 is equal to kx. k वही दे देता हूं जो वहां पर था, 100 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर आएगा 100 न्यूटन पर मीटर। x कितना है, x इज वही तो निकालना है, तो x कितना हो गया 0.42 मीटर या फिर 42 सेंटीमीटर। डू यू अंडरस्टैंड?
आ रहा है ये पूरा समझ में? श्योर? तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स के ऊपर दो जो क्वेश्चन बन सकते थे, वेरी सिंपल। और व्हाट इज द कैच इन द प्रॉब्लम कि आप स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग समझ लो, और बस यहाँ पे टी ये टी, तो ये टी और ये टी बनेगा 2t। वो जो 2t है वही उसका क्या है, स्प्रिंग फोर्स, और जो स्प्रिंग फोर्स होता है वही उसकी रीडिंग होती है। अब अगर वो रीडिंग न्यूटन में चाहिए तो छोड़ दो, केजी में चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दो। स्प्रिंग फोर्स को कंपेयर कर देना किसके साथ, के एक्स के साथ। के आपको दिया है, स्प्रिंग फोर्स आप ऊपर निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड किया, आपको क्या मिल गया, एक्स। स्प्रिंग कितनी लंबी होगी वो आपको दिख जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सेम लॉजिक यहाँ पर भी, स्प्रिंग को एक सेकेंड के लिए क्या समझो, व्हाट इज दैट, स्प्रिंग इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग। अब तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल क्वेश्चन में नॉर्मल तरीके से एक्सेलरेशन और टेंशन निकाला। एक बार आपको टेंशन मिल गया तो वो जो टेंशन है वही उसका क्या है, स्प्रिंग फोर्स। अरे वहां पर भी तो वही किया, तो जो टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स कितना आया यहाँ पे, टेंशन के बराबर टेंशन आया था 42, तो ये 42 न्यूटन। तो जब भी आपको पूछे कि स्प्रिंग की क्या निकालो, रीडिंग, याद रखो रीडिंग पूछा मतलब आपसे क्या पूछा है, स्प्रिंग फोर्स पूछा है। आर यू गेटिंग इट? और अगर उन्होंने एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन ऐसे शब्द यूज किए हैं, मतलब आपसे उन्होंने क्या पूछा है, एक्स, तो फिर कुछ नहीं, स्प्रिंग फोर्स जो निकाला उसको क्या कर दो, के एक्स के साथ कंपेयर कर दो। तो अगर आपको के तो दिया ही होगा, एक्स मिल जाएगा। के नहीं दिया है तो कुछ नहीं, इधर 42 अपॉन के करके छोड़ दो। वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे अभी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है सबको समझ में? ओके, सो या दीज आर द टू बेसिक क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग। डुएबल, मैनेजेबल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल किया था हमने, अगर आपको याद है, कि स्प्रिंग को एक तरफ ये लड़का खींच रहा है, दूसरे तरफ एक और लड़का खींच रहा है, दोनों ने खींचा तो अलग अलग, बट स्प्रिंग फोर्स क्या आया था, सेम आया था। इसका मतलब क्या, जिस तरह से रस्सी पे टेंशन दोनों तरफ सेम होता है, उसी तरह स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स भी दोनों तरफ कैसा होता है, सेम होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कहने का जरूरत क्या था, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है दैट देयर इज अ टेबल, ऑन दिस टेबल दो पुली है, यहाँ पे 3 किलो की बॉडी लगा दी, यहाँ पे लगा दी स्प्रिंग, और यहाँ पर एक और 3 किलो की बॉडी लगा दी, और ये है आपका वो स्प्रिंग बैलेंस। ये वो रद्दी वाले भैया जो लेकर आते हैं वजन उठाते हैं, ये वो क्वेश्चन वही है। हमेशा की तरह क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यहाँ पे रहने देंगे, चलो यहाँ पर आप सिर्फ क्या निकाल के दो मुझे, रीडिंग निकाल के दो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल मेक व्हाट मिस्टेक्स आई टेल यू, कि सर यहाँ पे 3 किलो है, यहाँ पे 3 किलो है, तो 6 किलो हो गया, तो यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, 6 किलो, मतलब 60 न्यूटन, और एक ऑप्शन वैसा होगा भी, और आप एक्साइटमेंट में मार्क करके आ जाओगे। बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। वाई? यहाँ से जो 3 kg आया वो 30 से आया, वो यहाँ पे टेंशन होगा, और वो वही टेंशन यहाँ पे क्या बनेगा, स्प्रिंग फोर्स आया ना, विच इज इक्वल टू 30, करेक्ट। यहाँ पर भी क्या आया, 30, यहाँ पे ऊपर क्या आया, चलो इसको T1 लिख दिया, मान लो इसको T2 लिख दिया, बट ये भी तो कितना है, 30 है, तो यहाँ पर भी क्या आया, स्प्रिंग फोर्स आया, विच इज इक्वल टू व्हाट, 30। अब इस तरफ भी 30, उस तरफ भी 30, तो 30 ऐड करके 60 होता है। ये तो वैसी बात हो गई कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा था उसमें ऐसा किया था, अगर आपको याद है, यहाँ पर एक बॉडी थी, यहाँ पर एक बॉडी थी, यहाँ पर कितना 5 किलो था, तो ये 50 था, तो यहाँ पे टेंशन था T1, T था, तो यहाँ पर आपने नीचे भी T लिया था ना, फिर यहाँ पर 15 किलो था, करेक्ट, तो ये कितना था 150, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पर भी तो टेंशन T था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहां पे टेंशन आया था 75, मुझे याद है 75 था, तो फिर यहाँ पर आपने ऊपर क्या लिखा था 2T विच वॉज इक्वल टू 150। आपने ऐसा सोचा यहाँ पे कि ये वाला जो टेंशन है और ये वाला टेंशन है,
अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो गया, तो टेंशन आ गया 0, मतलब रस्सी लूज हो गई। ऐसा सोचा आपने? नहीं ना। और आपने क्या सोचा, इस रस्सी पे टेंशन है T, इस रस्सी पे टेंशन है T, और ये तो पूरी सेम ही रस्सी है ना, तो रस्सी के किसी भी पॉइंट पे जाओ टेंशन कितना मिलेगा। तो वही रस्सी की तरह स्प्रिंग को सोचो ना, इस तरफ है 30, इस तरफ है 30, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, 30 ही माना जाएगा। तो व्हाट इज द रीडिंग, 30, एंड व्हाट इज द 30 न्यूटन, और उसका मास में क्या लिखोगे, 3 kg। आर यू गेटिंग इट? आपकी रीडिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या, 30 न्यूटन। आप ये वाले 30 को और ये वाले 30 को ऐड नहीं करते, ये तो वैसी बात हो गई, ये वाले 75 को और ये वाले 75 को ऐड कर दिया, तो रस्सी पे आपने यहाँ पे ही टेंशन बना दिया 150। नहीं, ऐसा नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? पक्का? ओके, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आई कैन हेल्प यू विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। लुक एट इट। जब आप अपनी स्प्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से बांधते हो, मान लो मैंने यहां पर अप्लाई किया फोर्स, एफ अप्लाइड, तो आपकी स्प्रिंग सिर्फ यहीं से एक्सपेंड मतलब एक्सटेंड होती है या दोनों तरफ से होती है? स्प्रिंग को एक जगह से पकड़ के रखा, एक जगह से खींचा, तो जिधर से खींचा खाली वही वाली स्प्रिंग एक्सपांड होगी या पूरी स्प्रिंग एक्सपांड होती है? पूरी स्प्रिंग एक्सपांड होती है। मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, ये जो आपकी स्प्रिंग है ना, यहां पर एफ अप्लाइड है जो आपने हाथ से अप्लाइड की, यहां से एक फोर्स दीवार की तरफ से भी आ रहा है, और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है, इसलिए पूरी स्प्रिंग एक साथ एक्सपांड होती है। ऐसा नहीं होता जिस तरफ से आप खींच रहे हो वहीं पर वो आगे जा रही है, दोनों तरफ से आगे जाती है। डू यू गेट इट? तो स्प्रिंग फोर्स होता है दोनों तरफ से। सिमिलरली, बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, क्या लिखोगे? एफ अप्लाइड प्लस एफ अप्लाइड, 2 एफ अप्लाइड। अरे वो एफ अप्लाइड ही है। अरे यार, तो जो यहां पर सच है वो यहां पर भी तो सच है। यहाँ पर एफ अप्लाइड की जगह पे ये कितना हो गया, 30, ये वाले एफ अप्लाइड की जगह पे ये कितना हो गया, 30, तो आप क्या करोगे, 30 प्लस 30 60, वो 30 रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द केस। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो एक स्प्रिंग है ऑलरेडी खींची हुई है, इलोंगेटेड स्प्रिंग, और के का वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर। यहां पर एक बॉडी है 4 किलो का, यहां पर एक बॉडी है 12 किलो का। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? एक स्प्रिंग है ऑलरेडी, उसको खींच खींच के रखा है मैंने, उस तरफ 4 किलो की बॉडी लगा दी, इस तरफ 12 किलो की बॉडी लगा दी, मैंने उसको खींच के रखा है, अब मैं छोड़ने वाला हूं। जब आपने उसको ऑलरेडी खींच के रखा है और आप उसको छोड़ने वाले हो, अब दोनों पास आएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि अगर छोड़ते ही 4 किलो की बॉडी अंदर एक्सेलरेट हुई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 12 किलो की बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मेरा सवाल समझा आपको? क्या बोला मैंने? एक स्प्रिंग है जो ऑलरेडी कैसा है, खींचा हुआ है। खींची हुई स्प्रिंग को क्या होना है, छोटा होना। छोटा होने के लिए दोनों को अंदर खींचेगा। अरे हाँ या ना? तो स्प्रिंग पे आप ऐसा समझो ना, पहले ये स्प्रिंग इतनी सी रही होगी, इतनी सी साइज में, इस तरफ 4 किलो, इस तरफ का, मैंने ऐसा दोनों को पकड़ के खींचा, स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, और अब मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, तो दोनों एकदम पास आएंगे। आ रहा है सवाल समझ में? तो जब मैंने खींच के रखा है, तो जब मैंने शुरुआत में पकड़ के रखा है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0। अब मैं छोड़ने वाला हूं, छोड़ते ही मैंने नोटिस किया 4 किलो वाला अंदर एक्सेलरेट हुआ कितने से, 2 से, तो 12 किलो वाला कितने से एक्सेलरेट होगा, इज द क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? जब आपको ये समझ में आएगा ना, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। इफ somebody has a doubt, I can read their face. Okay, so let's just stick to this question now. क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन with the help of this, but for now are you understanding question number 4?
क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा इनिशियली, सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पास एक स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग कैसी है, ये नेचुरल लेंथ पे, यहां पर है आपकी 4 किलो की बॉडी, यहां पर है आपकी 12 किलो की बॉडी, स्टार्टिंग में ऐसा है। फिर मैंने क्या किया होगा, दोनों तरफ खींचा, तो 4 किलो की बॉडी यहां से इधर आई, 12 किलो की बॉडी यहां से इधर आई। अब आपकी स्प्रिंग नेचुरल है क्या, नहीं, स्प्रिंग हैज बिकम इलोंगेटेड। अब अगर आपकी स्प्रिंग दोनों तरफ से खींची जा चुकी है, आर यू गेटिंग इट, अब जितना मुझे खींचना था खींचा मैंने, अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे क्या होगा, अरे दोनों वापस अंदर आएंगे ना, तो 4 किलो वाला बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट होगा, 12 किलो का बॉडी उस तरफ एक्सेलरेट होगा। मेरा आपसे सवाल है, अगर 4 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 12 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है समझ में। अब सुनो, 4 किलो की बॉडी लेफ्ट में जा क्यों रही है, स्प्रिंग खींची है, खींचा हुआ स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स डालेगा, अरे हाँ या ना, तो 12 किलो की बॉडी भी क्यों अंदर जा रही है, स्प्रिंग फोर्स, अरे हाँ या ना, ये वाला स्प्रिंग फोर्स और ये वाला स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सेम या अलग अलग, सेम, अरे सेम स्प्रिंग पे हर जगह पे स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, सेम ही होता है, आर यू गेटिंग इट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन 4 kg बॉडी इज सेम एज स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन 12 kg बॉडी, है ना, अरे इस तरफ का स्प्रिंग फोर्स और इस तरफ का स्प्रिंग फोर्स सेम या अलग अलग, सेम, तो स्प्रिंग फोर्स ऑन 4 kg सेम है स्प्रिंग फोर्स ऑन 12 kg, करेक्ट है। मैं यहां पर kx लिख सकता हूं स्प्रिंग फोर्स को, बट kx लिखकर करोगे क्या, मुझे तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला था दुनिया के किसी भी फोर्स को आप एम लिख सकते हो, तो फिर ठीक है, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑन 4 kg है तो फोर्स ना, एम ए, मास 4 kg, एक्सेलरेशन 2, मास 12 kg, एक्सेलरेशन ढूंढना है, ए डैश लिख लेता हूं, गेट इट, कितना हो गया, ये 4 से 12, 3 से कटेगा, 3 जाएगा नीचे, ए डैश कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वाला अंदर एक्सेलरेट होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आर यू गेटिंग इट। और पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग है, रस्सी में ऐसा नहीं होता, अगर एक नीचे जा रहा है 5 से तो दूसरा ऊपर आ रहा है 5 से, आर यू गेटिंग इट, एक अगर नीचे जा रहा है 3 से तो दूसरा ऊपर जाता है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन अ स्प्रिंग एंड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी रस्सी, तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होता है, स्प्रिंग में ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग एक्सेलरेट कर सकते हो, शर्त क्या है, एक्सेलरेट जितने से करना है करो, बट जब आपके एक्सेलरेशन के साथ जब मैं मास को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना, वो दोनों तरफ सेम आएगा, स्प्रिंग पे दोनों बाजू से लगने वाला स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, आर यू गेटिंग इट। अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, तो क्या है स्प्रिंग फोर्स, क्या है यही ना, 4 × 2 8, अरे यार, तो ये स्प्रिंग फोर्स कितना है 8, ये स्प्रिंग फोर्स कितना है 8, तो ये स्प्रिंग का रीडिंग कितना है, रीडिंग मतलब स्प्रिंग फोर्स, तो कितना रीड करेगा 8 ही रीड करेगा, या आप ऐसा करते हो 8 और 8 16, 8 ही करते हो ना, तो ये वो यहां पर भी तो एप्लीकेबल है, 3 किलो का नीचे 30, ऊपर टेंशन 30, तो ये 30, ये 3 किलो 30, तो ये टेंशन, तो ये भी 30, तो ये 30 और ये 30, यहां पर ये 8 और ये 8 ऐड करके 16 किया, तो फिर यहां पर ये 30 और ये 30 ऐड करके 60 क्यों करना है, ये स्प्रिंग फोर्स 8, ये स्प्रिंग फोर्स 8, टोटल स्प्रिंग फोर्स 8, रीडिंग 8, 30 30, टोटल स्प्रिंग फोर्स 30, रीडिंग, रीडिंग 30 मतलब 30 न्यूटन, 3 kg, तो यहां पर भले इस तरफ 3 किलो इस तरफ 3 किलो, ये आपको 3 किलो ही दिखाएगा, हेलो, आ रहा है समझ में, पक्का, ओके। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो 12 kg बॉडी पहले जब नेचुरल लेंथ पे था तो ये ऐसे ऐसे था, आर यू अंडरस्टैंडिंग, पक्का, इसमें कोई डाउट, ऑल क्लियर, श्योर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि देखो 12 किलो की बॉडी पहले तो यहां पर थी, 4 किलो की बॉडी तो यहां पर थी, है ना, तो ये इतना गया लेफ्ट में, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इतना गया राइट में, ये इसका डिस्प्लेसमेंट,
करेक्ट। अब आपको स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या मिली थी यहां पर? 4 इंटू 2 8। अगर मैं स्प्रिंग फोर्स को के एक्स डालूं तो ये कितना? 8। मान लो ये वाली स्प्रिंग का के मैं दे दिया हूं कितना? 10। तो अगर मैंने के को 10 दे दिया तो आपका एक्स क्या हो गया? एक्स इज 0.8 मीटर। अब ये 0.8 कौन सा है? ये लेफ्ट वाला या ये राइट वाला, या दोनों 0.4 होंगे? दोनों ऐड होने के बाद। कल वो क्वेश्चन किया था जिसमें एक लड़का राइट में खींच रहा था, एक लड़का लेफ्ट में खींच रहा था। तो आप जब F इक्वल टू के एक्स लिखते हो ना, तो एक्स में क्या है? लेफ्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट और राइट वाले का डिस्प्लेसमेंट मिलाकर है ये 0.8। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है दोनों 0.4 हो सकता है एक 0.3 हो एक 0.5 हो, वो आई डोंट नो, बट दोनों मिलाकर कितने हैं? 0.8। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है समझ में? बाउंस हो रहा है पक्का? ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन देखो। सेम 12 किलो की बॉडी और ये 3 किलो की बॉडी, और ये है नेचुरल लेंथ पर। ये कितनी है? नेचुरल लेंथ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने इसको खींचा तो ये 12 किलो इस तरफ आ गया, ये स्ट्रेच हो गया, और ये 3 किलो इस तरफ आ गया। 12 किलो इस तरफ चला गया, 3 किलो उस तरफ गया। आपकी स्प्रिंग कैसी हो चुकी है? इलोंगेटेड हो चुकी है। आ रहा है ये समझ में? ओके, मान लेते हैं कि 3 किलो की बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। 3 किलो की बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अब क्वेश्चन सुनते जाओ, दिस इज गेटिंग बेटर विद दिस क्वेश्चन। ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है, मान लो 30 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन। बट 3 किलो का जो बॉडी है ना, वो नहीं 30 नहीं, लेट्स से दिस इज 18 न्यूटन। हाउ मच इज दिस? 18 न्यूटन। और 3 किलो की बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्या रहा होगा ये समझो। एक 12 किलो की बॉडी, एक 3 किलो की बॉडी। पहले कैसे हैं दोनों? नेचुरल लेंथ पे। फिर मैंने दोनों को खींचा, ठीक है। अब मैंने खींच के छोड़ा, बट छोड़ते वक्त मैंने सिर्फ 3 किलो को एक और फोर्स दिया। कितने का? 18 न्यूटन का। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने छोड़ते छोड़ते इसको उस तरफ धक्का दिया है 18 न्यूटन से, और फिर मैंने देखा कि ये एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इट इज एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट। तो आपको 12 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा है। आ रहा है आपको समझ में? पक्का? ओके, सेम लॉजिक यूज करेंगे हम। स्प्रिंग फोर्स ऑन वन बॉडी इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स ऑन अनदर बॉडी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, इलोंगेटेड को जैसे ही मैंने छोड़ा, अंदर तो लगेगा स्प्रिंग फोर्स ना, बट एक और फोर्स है। तो कोई बात नहीं, आपको एफ नेट इक्वल टू एम आता ही है ना। फोर्स, आपका बॉडी इवेंचुअली एक्सेलरेट किस तरफ हुआ है? लेफ्ट में। तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ा कि अप्लाइड फोर्स? स्प्रिंग फोर्स बढ़ा ना। अरे यार, कौन सा वाला बड़ा फोर्स होता है? जिस तरफ बॉडी मोशन करती है या जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेट करती है? तो वेयर इज योर बॉडी एक्सेलरेटिंग? दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट, तो विच फोर्स इज बिगर? तो स्टेप 1 में क्या करोगे? स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में है ना, माइनस फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे एफ नेट इक्वल टू एम है। व्हाट इज योर स्प्रिंग फोर्स? ये तो मुझे निकालना है। अप्लाइड फोर्स कितना? 18, और 3 और 2 6। तो आपका स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 24 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? नाउ इफ माय स्प्रिंग फोर्स इज 24 न्यूटन हियर, स्प्रिंग फोर्स इज 24 न्यूटन हियर आल्सो। अरे स्प्रिंग फोर्स तो दोनों तरफ सेम होता है ना। तो अगर यहां का स्प्रिंग फोर्स लगा 24 का, तो यहां का स्प्रिंग फोर्स भी कितना लगेगा? 24 का ही लगेगा ना।
और अब आप इस बॉडी के लिए क्या अप्लाई कर दो, एफ नेट इक्वल वही एफ इक्वल टू एम ए। अरे फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ 24, मास ए डैश, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पे सेम आ रहा है, अब दोनों पे सेम आ रहा है, तो सेम नहीं भी आ सकता, जैसे यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 2/3, सेम आ भी सकता है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2। डू यू अंडरस्टैंड, आ रहा है समझ में? अच्छा, वीडियो देखकर कॉपी करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया, मान लो यहां से मैंने फोर्स अप्लाई हटा दिया, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गए। अरे यार, अब जब दोनों सेम हो गए तो फिर सॉल्व करने का तरीका भी तो सेम होगा ना, तो अब मैं इससे सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं किससे सॉल्व करूंगा, स्प्रिंग फोर्स ऑन 3 kg इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स ऑन 12 kg, और कोई भी फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास 3, ये सब कुछ अलग है यहां से, इसका मास 3, एक्सेलरेशन 2, इसका मास, एक्सेलरेशन निकालना है, 3 2 6 12, एक्सेलरेशन कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नए क्वेश्चन में वापस अलग हो गए, ये 2 आया, ये 0.5 आया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का, श्योर? एंट्रेंस लेवल के जिस लेवल पे आप लोग तैयारी कर रहे हो वहां पे आई गेस दिस इज गुड टू गो। आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट लेवल। जेई के स्टूडेंट्स को जब ये चीज पढ़ाई जाएगी 4-5 लेवल और ऊपर जाएंगे, 2 लेवल के और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। नीट के लिए ये जो करवाया है वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही किया है हमने। आर यू गेटिंग इट? इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट स्प्रिंग फोर्सेस? पक्का, फाइन।